हिंदुस्तान का मुसलमान कोई भी ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर फासिस्ट ताकतें मजबूत हों। और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से इस फासिस्ट ताकतों को रोकने की अगर ठेकेदारी किसी ने ली है तो वो मुसलमान। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर बोलने वाला अगर कोई सीएम है बीजेपी का तो उसका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। मुस्लिम दुकानों से ये मत लो, वो मत लो, इनके ठेले से सामान मत लो, इनके यहाँ दाढ़ी ना बनवाओ इनसे। तो ये चीज़ें जब बीएसपी नहीं बनी थी उसके पहले दलित समाज के साथ यही चीज़ें थी कि उनका एडमिशन स्कूल में नहीं होता था, उनको कोई अपने लोटे में पानी नहीं पिलाता था, कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। आज अगर अछूत कोई समाज है हिंदुस्तान में जिसे समझा जा रहा है वो हम हैं, मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी में 111 एमएलए हैं, एक डेलीगेशन लेकर के आप पहुंच जाते हैं। तो हम इसी चीज के खिलाफ है। तुम हमारा वोट लेते हो, हम तुमको अपना नुमाइंदा बना करके भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? हमारे दुख दर्द में, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर तुम हमारे लिए बोलो तो। लेकिन तुम्हारी जो खामोशी है, हम इसको क्या समझे? क्या हमने तुमको अपना नुमाइंदा सिर्फ दावत खाने के लिए बनाया है कि बटोगे तो कटोगे? इस बात में सच्चाई है। मुसलमान बटा, मुसलमान कटा, मुसलमान बटा, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान बटा, आज तक सत्ता में वापसी नहीं किया, मुसलमान बटा, आज अछूत हो गया, मुसलमान बटा, आज उसकी लिंचिंग हो रही है। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई होगी कि अखिलेश भाई 2 नहीं, मुझे 6 से 7 एमएलए चाहिए, और 7-8 एमएलए अगर हो गए तो किसी की माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दे, और अबू आसिम आजमी किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। ये बात वैसी साहब जब बोलते हैं तो आप कहते हो कि नफरत पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन, और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो उत्तर प्रदेश में अपना खासा वजूद रखते हैं। असल में जब भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े रहनुमा कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। क्या तैयारी है और किस तरीके से ओवैसी साहब और उनकी टीम डटी हुई है मैदान में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत खान साहब हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुरुआत बाई इलेक्शन से ही बाईपोल हो रहा है, चुनाव में उतर नहीं रहे आप? नहीं, बिल्कुल। आज हमारी पहली लिस्ट आने वाली है। हमारा जो पीडीएम मोर्चा बना था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त, इसमें पल्लवी पटेल साहिबा वो हमारी कन्वीनर भी है उस मोर्चे की, और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो बिंद साहब हैं, एआईएमआईएम है। तो आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी पहली लिस्ट आएगी। बात हो गई फाइनल सीटों की शेयरिंग? कैसे फॉर्मूला बना रहे? लड़ रहे हैं, हम लोगों ने बैठ करके उसको तय कर लिया है, और जिसमें कुंदर की और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा, मीरापुर मुजफ्फरनगर की विधानसभा जिले की, और गाजियाबाद की सदर विधानसभा संभवतः उस पर भी हमारा प्रत्याशी होगा। तो इन 3 सीटों पे हो सकता है कि आज हमारी लिस्ट आ जाए। तो 9 पे जो इलेक्शन है उनमें 3 पर एमआईएम लड़ेगा जी। बाकी फूलपुर की जो सीट है वो उस पर अपना दल कमेरावादी का कैंडिडेट होगा, और मझवा की सीट पे बिंद साहब का कैंडिडेट होगा जी, और कटेरी पे भी अपना दल कमेरावादी का कैंडिडेट होगा। करेंगे अब देखिए, अब ये पहली लिस्ट में जो भी चीज़ें आ रही है, हो सकता है अगर करहल से पल्लवी जी, हमारे तो कैंडिडेट नहीं, करहल से होगा। अब पीडीएम मोर्चे से हो सकता है पल्लवी जी का हो, तो आप शाम को क्लियर हो जाएगा। पल्लवी जी अखिलेश जी के परिवार के खिलाफ उतारेंगे, उम्मीद है? नहीं, क्यों नहीं। लोकसभा में तो उन्होंने समाजवादी के सामने अपने कैंडिडेट दिए थे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई मामला होना चाहिए कि अखिलेश यादव के परिवार के सामने। कोई पार्टियां चुनाव लड़ती है तो उसमें परिवार का क्या मामला है? नहीं, लेकिन ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों भाई? जब हमको टिकट उतारने हैं मैदान में, जिस पार्टी के खिलाफ हमारा मेन एजेंडा है, हम जिसको ये कहते हैं कि वो मुसलमानों के रहनुमाई का ठेका उठाए हुए है और हम उसी वोट बैंक के लिए, तो उसके नहीं, देखिए मेरी तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। करहल की जो विधानसभा है वहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ज़िले का, मैनपुरी का,
वो बहुत स्ट्रांग नहीं, हालांकि वहाँ पर हम लोग कुछ सभासद भी कुछ नगर पालिका में जीत करके आए हैं, लेकिन अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं है कि वहाँ पर हम अपने कैंडिडेट लाएं। अब अपना दल क्या सोचता है देखते हैं उसको। पश्चिम पे ज्यादा फोकस है, ऐसा क्यों? क्यों आपको लगता है कि जो एमआईएम हासिल करना चाहता है वो पश्चिम में ही उसको मिल सकता है, पूरा बुंदेलखंड या मध्य में वो चीजें नहीं मिलती? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो इस इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी ने भी अपने एक उम्मीदवार मुसलमान दिया था। तो वो उम्मीदवार कहाँ से दिया था? उस जगह से दिया था जहाँ मुसलमानों की आबादी 50% है, तो वहाँ पे कैंडिडेट मुसलमान था। और इस देश की ये वास्तविकता है कि ये देश, सेकुलरिज्म की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन ये सिर्फ बात। अगर ऐसा होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मैनपुरी से समाजवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव जिता देती, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी रामपुर से चुनाव लड़ना पड़ा, जहाँ पे 52 से 54% मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम देखेंगे कि हमारा बेस कहाँ पे मजबूत है, तो हम अपना कैंडिडेट या हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत उन्हीं जगहों पर होगी। तो पश्चिम में और उत्तर प्रदेश में 34 सीट ऐसी है जहाँ पर मुसलमान 50% से ज़्यादा है। तो यकीनन हम वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे स्ट्रांग है, और वहाँ पर हम अपने कैंडिडेट भी उतारेंगे जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगा। 24 वाले चुनाव में नहीं लड़ा चुनाव? नहीं, 24 के चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी सीट में उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी। पार्टी का फैसला था। क्यों? पार्टी का फैसला था। आपका तो कैडर है, आप कह रहे हैं पश्चिम में हमारे पास मौका है। अब शुरुआत में खबरें भी चली थी कि रामपुर, नहीं, बिल्कुल मैं बजाते खुद चुनाव लड़ना चाह रहा था जी। और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रपोजल भी दिया था, मुरादाबाद और संभल दो में से किसी एक सीट से मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है इस फैसले से हम लोग मुतमईन हैं। क्या कहा उन्होंने कि नहीं शौकत तुम मत लड़ो या अभी जाओ? उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, कैसा होता है। तो ठीक है, पार्टी का फैसला है, कोई उस पर हम कोई मसला नहीं है। हम तो अपनी अमीर की अताअत करते हैं, पार्टी के हर फैसले को मंजूर करते हैं। नहीं तो क्या इंतजार था आपको कि कुछ गठबंधन की शक्ल बन जाती इंडिया के? हमारी कोशिश, हमारी कोशिश, हम देखिए हम कभी नहीं चाहते, हम क्या हिंदुस्तान का मुसलमान कोई भी ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर फासिस्ट ताकतें मजबूत हों। और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से इस फासिस्ट ताकतों को रोकने की अगर ठेकेदारी किसी ने ली है तो वो मुसलमान है। ऐसे तो कांग्रेसी भी कूद करके चले जाते हैं, आपको पता होगा। बीजेपी में आज मौजूदा वक्त में 100 से ज़्यादा ऐसे एमपी होंगे बीजेपी में जिनकी पैदाइश कांग्रेस में हुई है, जिनका पॉलिटिकल स्टार्टअप वहीं से हुआ है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर बोलने वाला अगर कोई सीएम है बीजेपी का तो उसका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, असम वाला। 2016 तक वो कांग्रेस पार्टी में थे। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि शायद कि राहुल गांधी ने कुत्ते का बिस्कुट उनको खिला दिया था, तो वो नाराज होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो पार्टियां बदलने से इंसान की मानसिकता नहीं बदलती, इसका मतलब है कि पहले से वो मानसिकता के वो थे। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ हम पर है कि हम फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों का साथ देते हैं। तो 2024 के इलेक्शन में या 2022 के विधानसभा के इलेक्शन में, हर इलेक्शन में हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम इन नाम नहाज सेकुलर पार्टियों से हम अलायंस करके चुनाव में आए। उसमें सीट का कोई झगड़ा नहीं, हम 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट पे भी हम एग्री हो जाने के लिए तैयार, उसके लिए भी तैयार थे। हमने मैसेज कहलवाया अखिलेश जी को। जी हाँ, अखिलेश जी को मैसेज कहलवाया। कुछ उलमा थे, जाकर के उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात की दारुस्सलाम में। उन्होंने भी उनसे कहा हमको 10 सीट आप दे दीजिए। आज तक उनकी कोई रिप्लाई नहीं है। फिर क्या, फिर हम लोगों ने फैसला कर लिया था 22 में हम लोगों ने
95 100 सीट का मैंने अनाउंस कर दिया था, तो हम 95 सीट पे अपने उम्मीदवार उतारे थे। हमको तो अपनी पार्टी को बढ़ाना है, पार्टी का प्रचार प्रसार आवाम तक पहुंचने के लिए इलेक्शन ही एक माध्यम होता है। कामयाबी नाकामी अल्लाह सुब्हानो तआला के हाथ में, हमारी कोशिश जारी रहेगी। 24 के इलेक्शन में भी हम लोगों की कोशिश यही थी। बीएसपी से कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, फोन आया कि आप चुनाव लड़ जाइए, बीएसपी के बैनर पे कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे, आपको बी फॉर्म दिया जाएगा। मैंने कहा बी फॉर्म तो मैं खुद बांट रहा हूं, तो मैं आपसे बी फॉर्म क्यों लूंगा? बोले आप जिस, मैंने कहा देखिए आप एक सीट हमको दे दीजिए, 79 आप लड़ लीजिए, गठबंधन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं 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 बहन जी, गठबंधन के मूड में नहीं है। मैंने कहा फिर हम आपके सिंबल से लड़ने के मूड में नहीं, हम क्यों लड़ेंगे? भाई मैं पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, उत्तर प्रदेश में पार्टी को लेकर के आया, मैं पहले दिन से पार्टी की बुनियाद मैंने रखी, और मैं अपनी पार्टी को क्यों बेचूंगा? आपको भी फॉर्म चाहिए तो आइए मेरे पास, मैं भी फॉर्म देने को तैयार हूँ। बैर का वो भी मामला नहीं हुए, समाजवादी पार्टी तक भी हमने मैसेज पहुंचाया। इनके दिलों में एक डर था कि अगर ओवैसी को हम पार्टी में ले लेंगे, ओवैसी मुसलमानों के बड़े चेहरे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो मुसलमान जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों में दरिया बिछाता है, वो चला गया एक बार तो फिर लौट के नहीं आएगा। ओवैसी साहब की इमेज ऐसी है। देखिए ये जो नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझती हैं। अब तो मुसलमानों को भी अछूत समझते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम दुकानों से ये मत लो, वो मत लो, इनके ठेले से सामान मत लो, इनके यहाँ दाढ़ी ना बनवाओ इनसे। तो ये चीज़ें जब बीएसपी नहीं बनी थी, उसके पहले दलित समाज के साथ यही चीज़ें थी कि उनका एडमिशन स्कूल में नहीं होता था, उनको कोई अपने लोटे में पानी नहीं पिलाता था, कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, कमर में झाड़ू बांध देते थे, गले में मटकी लटका देते थे, क्योंकि वो अछूत समझा जाता। आज अगर अछूत कोई समाज है हिंदुस्तान में जिसे समझा जा रहा है, वो हम हैं, मुसलमान हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां हमसे अलायंस नहीं करती हैं, हमको ये अछूत समझती हैं। क्योंकि अगर अलायंस करके हम 2, 4, 5 सीटें जीत करके भी आएंगे, तो हम इनकी गलत पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। ये वही नहीं चाहते। अभी आपको रिसेंटली एक चीज बता दूं, बहराइच के अंदर महाराजगंज में फसाद हुआ, गोपाल मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या हो गई। गोली किसने मारी किसने नहीं मारी वो जांच का विषय। वहां का 3 बार का मिनिस्टर समाजवादी पार्टी का, कैबिनेट मंत्री, उनकी वाइफ मौजूदा एमएलए मटेरा विधानसभा से, वो रातों रात वहां से भाग गया बहराइच से। जब समाज को, कौम को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम सबको छोड़ के भाग गए, तुम लखनऊ में आकर के पनाह ले लिए। 100 से ज्यादा घरों को जला दिया गया। समाजवादी पार्टी में 111 एमएलए हैं, 10-20 एमएलए, 10-20 एमपी, 37 एमपी है ना। एक डेलीगेशन लेकर के आप पहुंच जाते, क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए ना। अभी मटेरा विधानसभा का एक लड़का सलमान नाम का, उसकी दुकान को जला दिया, 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। परचून की दुकान थी। कल आया था, उसकी वालदा भी आई थी, उसके बाप नहीं है। मैंने पार्टी की तरफ से, हमारे पास जो था हमने किया उसके साथ। लेकिन उसी विधानसभा की जो विधायक है पुरुष की, वो लखनऊ में बैठी, उसके दरवाजे पे पूछने तक कोई नहीं गया। तो हम इसी चीज के खिलाफ है। तुम हमारा वोट लेते हो, हम तुमको अपना नुमाइंदा बना करके भेजते हैं, क्यों भेजते? हमारे दुख दर्द में, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर तुम हमारे लिए बोलो तो। लेकिन तुम्हारी जो खामोशी है, हम इसको क्या समझे? क्या हमने तुमको अपना नुमाइंदा सिर्फ दावत खाने के लिए बनाया है? क्या फंक्शन में आने के लिए बनाया है? क्या मुशायरों में ताली पीटने के लिए बनाया है? क्या उद्घाटन करने के लिए सिर्फ बनाया है? तो हम इसी के मुखालिफत करते हैं। मगर फिर जब इतना चीजें हैं और मुसलमानों के ये हालात हैं, तो फिर मुसलमान ओवैसी की तरफ मूव ऑन क्यों नहीं?
भाई अगर हम कहते हैं कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है, हम विकल्प अच्छे हैं, तो ये भरोसा क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है फिर मुसलमानों में? देखिए, मुसलमानों में एक खौफ क्रिएट किया जा रहा है समाजवादी और बीजेपी दोनों की तरफ से। जब एक मुसलमान की, थोड़ा सा सख्त अल्फाज है, जब एक मुसलमान की लिंचिंग होती है तो बीजेपी का 100 वोट बढ़ता है और समाजवादी पार्टी का 50 वोट बढ़ता है। जब एक मुसलमान मारा जाता है तो बीजेपी का जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पसंद करता है वो हिंदू खुश होता है, तो वो बीजेपी का वोट बढ़ता है। और जब मुसलमान मारा जाता है तो मुसलमान बीजेपी हुकूमत से खौफजदा होता है, तो उसको लगता है कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी हराएगी, तो वो भी बड़ी तेजी से समाजवादी पार्टी की शरण में जाता है और समाजवादी पार्टी को वोट डालता है इसलिए कि बीजेपी को ये हरा देगी। जबकि मुसलमान के वोट से ना बीजेपी जीतती है, ना मुस्लिम वोट से बीजेपी हारती, क्योंकि उसके पास बहुसंख्यक समाज यूनाइट होकर के वोट डालता है। मगर आपने ये बात कही, इसी पे ट्वीट मुझे याद आता है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके का ट्वीट होता है। एकदम। लेकिन उसके बाद जब बाई इलेक्शन होते हैं, अनाउंसमेंट होता है, तो यही पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों को और दलितों को और ओबीसी लोगों को हटाएंगे। ये मैं जो ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत ने ये जो बात कही है, अब तो इनके सारे नेता इस मैसेज को नीचे तक पहुंचा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस बात में सच्चाई है। मुसलमान बटा, मुसलमान कटा, मुसलमान बटा, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान बटा, आज तक सत्ता में वापसी नहीं किया, मुसलमान बटा, आज अछूत हो गया, मुसलमान बटा, आज उसकी लिंचिंग हो रही है, मुसलमान बढ़ गया। अब बांटा किसने? बांटा किसने? इन्हीं नाम नेहाद पार्टियों ने बांटा। आप एक बात मुझे बताइए शबाब भाई, 28 अक्टूबर 1990 को जब पहली मर्तबा कार सेवकों पर गोली चली, मुख्यमंत्री कौन था? किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी, जनता दल। जनता दल, हाँ। जनता दल उस वक्त किसके सहयोग से मुख्यमंत्री थे? किस पार्टी के? कांग्रेस, बीजेपी। बीजेपी के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कार सेवकों पे गोली चलाने वाला कौन? गोली चलाने वाला कौन था? हिंदू। गोली खाने वाला कौन था? हिंदू। आदेश देने वाला कौन था? हिंदू। पार्टी किसकी थी? हिंदू। किसके सपोर्ट से थी? बीजेपी के। मुसलमान कहां से दुश्मन हो गए? मुसलमानों का इसमें क्या रोल था? आप बताओ मुझे। बीजेपी ने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? केंद्र में सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की। किसके समर्थन से थी? बीजेपी के। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया। 2 नवंबर को दोबारा कार सेवकों पे गोली चली। 28 अक्टूबर को जब चली थी तो 2 लोग मरे थे। 2 नवंबर को जब चली तो ज्यादा लोग मरे थे। तब भी 3 नवंबर को बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्यों? ये एक बहुत बड़ी साजिश थी हिंदू और मुसलमानों को बांटने की, और इस साजिश का शिकार अगर कोई हुआ तो मुसलमान। मैं तो आज भी कहता हूं मुसलमानों से, जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में आप दीवाने क्यों हो रहे हो? दोनों खालाजाद भाई है, आप क्यों दीवाने हो रहे हैं भाई? बीजेपी की हार पर, कांग्रेस समाजवादी की जीत पर आप लड्डू क्यों बांट रहे हो? क्यों बांट रहे हो? तुम्हारा शोषण सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो जिसको तुमने वोट डाला है। बीजेपी तुम्हारी खुली दुश्मन, तुम बीजेपी को वोट नहीं डालते, तुम हमेशा से उसको रोकने के लिए समाजवादी को, बीएसपी को, कांग्रेस को वोट डालते हो। तो जिसको तुम वोट डालते हो उसी की सरकार में तुम दलित से बदतर हो गए। लोग इस बात को मुसलमान कहते हैं कि अगर हम ओवैसी को अपना रहनुमा मान भी लें, मान लीजिए एक तौर पर, लेकिन उस शख्स का अपना सियासी वजूद भी क्या है? वो खुद भी तो तेलंगाना में सारी सीटों पर नहीं लड़ते चुनाव, हैदराबाद से उनकी बाहर कहीं पर पॉलिटिक्स चल नहीं पाती। ठीक, आप मुसलमानों के अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, आपके डायलॉग बहुत हिट हो सकते हैं, आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जय फिलिस्तीन बोलते हैं तो मुसलमान कहता है चलो कोई तो बोल रहा है। लेकिन जब हम पॉलिटिकली उसको कैनवास पर देखते हैं
तो ओवैसी की छवि तेलंगाना, हैदराबाद से बाहर नहीं आ पा रही है। झटके में एक आध दो सीट कहीं निकल गई तो निकल गई, वरना फिर हम क्यों यूपी में ही उनसे उम्मीद करें? देखिए, महाराष्ट्र में 2 एमएलए 1 एमपी जीते, बिहार में 5 एमएलए जीते। हमारे अख्तरुल इमान साहब जो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है 2 बार एमपी का चुनाव लड़े, 3rd पोल किया, 3 लाख प्लस उन्होंने वोट लिया। उत्तर प्रदेश में हम लोग जब शुरू किए थे तो हमारे पास कोई यहाँ सभासद नहीं था। आज हमारे 24 जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 5 एमएलए हैं, तो सॉरी नगर पालिका नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, 3 नगर पालिका 2 नगर पंचायत, और हमारे 80 कारपोरेटर प्लस सभासद मिला करके हैं। तो हम तो 0 से शुरू किए थे। यहाँ रह गया कि वक्त तो लगता है। एक दिन में 1984 में बीजेपी के पास कितने एमपी थे? वक्त लगता है, हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हम हौसले नहीं हारे। यूपी से बाहर चलते, महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, इस बार तो काफी वहां पर सरगर्मियां हैं बहुत ज्यादा। अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं अपना पूरा टीम टामड़ा लेके। सारे मुसलमान रहनुमा इस समय वहां पर महाराष्ट्र में, मुंबई और उसके आसपास में कैंपेन कर रहे हैं। इकरा चौधरी से लेकर के अबू आसिम आजमी तक, और सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके मुसलमानों के इलाके में अखिलेश यादव के कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव का पहला जो प्रोग्राम हुआ मालेगांव में हुआ जी। मालेगांव से एमएलए कौन है? मुफ्ती इस्माइल साहब। किस पार्टी के एमएलए? एमआईएम के। दूसरा प्रोग्राम किया इन्होंने धुलिया में, वहां से एमएलए कौन है? फारूक शाह साहब। किस पार्टी के एमएलए? एमआईएम के। इनका मकसद बीजेपी को या शिवसेना को रोकने का नहीं, इनका मकसद मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का है, और एक ऐसी पॉलिसी भाई को भाई से लड़ाने का काम। अखिलेश यादव डायरेक्ट हमको नहीं बोलेंगे, ये अबू आसिम आजमी से या आजम खान से बुलवाएंगे। अबू आसिम आजमी ने खड़े होकर के कहा, बड़ी वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई होगी, कि अखिलेश भाई 2 नहीं, मुझे 6 से 7 एमएलए चाहिए, और 7-8 एमएलए अगर हो गए तो किसी की माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दे, और अबू आसिम आजमी किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। ये बात ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो आप कहते हो कि नफरत पैदा कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी तो यही कहते हैं कि मुसलमानों, तुम अपने आप को मजबूत करो, अपनी लीडरशिप को डेवलप करो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, विधानसभा में जीत करके जाओ। तो फिर यहां पर वो बातें गलत कैसे हो जा रही है, वहां पर वो बातें सही कैसे हो जा रही है? समाजवादी पार्टी वहां पे ये बात बोल रही है। क्या वजूद देखते हैं इनका? कुछ नहीं है, 0 है। जम्मू कश्मीर भी तो लड़ करके आए थे। जम्मू कश्मीर तो गए भी नहीं प्रचार करने। गए नहीं गए, पार्टी तो लड़ाए ना, 15 सीट कश्मीर में, 5 सीट जम्मू में लड़ाए तो ना। क्या हासिल हुआ? हरियाणा में तो छुट्टी मनाने लंदन चले गए थे, उनको लगा सीटें मिलनी नहीं, क्या करें भाई? अब हो सकता है गए, क्यों नहीं गए, वो उनका अपना मैटर है। गए। देखिएगा इस बार महाराष्ट्र में इंशाल्लाह एमआईएम का अच्छा मामला रहेगा, और पिछली बार से अच्छी कारकर्दगी रहेगी महाराष्ट्र में एमआईएम की। हमारे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इम्तियाज जलील साहब अच्छा काम कर रहे हैं, वारिस पठान साहब हैं, सारे लोग, काम ठीक चल रहा है। सैयद मोइन साहब हैं, बड़े लीडर हैं ये लोग। अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा इस बार पिछली बार से। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक जो ओवैसी साहब का कलेवर है वो बना रहे, और मुसलमानों के बड़े रहनुमा के तौर पर जो उनका एक कैनवास है वो हमेशा बना रहे। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपको वक्त देने के लिए। तो शौकत साहब हमारे साथ थे और वो साफ तौर से खुलकर बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी उनको अपने सिग्नल पर चुनाव लड़ाने के लिए ललाई थी। हालांकि उम्मीद इनको अभी भी है कि आने वाले चुनावों में अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ओवैसी की पार्टी को कोलैबोरेट करती है तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा, एक अच्छा मैसेज होगा। मुसलमानों की रहनुमाई करना ओवैसी साहब की पार्टी और उनके लोग अपना पहला जो है वो धर्म समझते हैं। आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज बस